लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, क्या हमने बड़ी एआई कंपनियों पर गलत दांव लगा दिया? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग की दिशा और उसके कारोबारी मॉडल पर उठ रहे नए सवालों की चर्चा है। लेख का संदर्भ अमेरिकी कंपनी पैlantir के सीईओ एलेक्स कॉब की तीखी आलोचना से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी एआई कंपनियों पर आरोप लगाया कि वो तकनीक को अपने नियंत्रण में रखकर उसका लाभ सीमित समूहों तक पहुंचा रही है। उनका तर्क है कि भविष्य उन ओपन सोर्स या ओपन वेट एआई मॉडलों का हो सकता है जिन्हें कंपनियां और संस्थाएं अपनी जरूरत के अनुसार ढाल सकें, बजाय इसके कि वो कुछ बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहें। लेख बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में एआई उद्योग में अरबों डॉलर का निवेश इस विश्वास पर हुआ कि जो कंपनी सबसे शक्तिशाली एआई विकसित कर लेगी, वही भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगी। ये धारणा थी कि एक समय ऐसा आएगा जब कुछ चुनिंदा कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में लगभग एकाधिकार स्थापित कर लेंगी और भारी मुनाफा कमाएंगी। लेकिन अब ये सोच कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि सस्ते और खुले एआई मॉडल तेजी से विकसित हो रहे हैं और कई मामलों में महंगे मॉडलों के काफी करीब पहुंच गए हैं। लेख के अनुसार चीन की डीप सीक जैसी कंपनियों के उभरने और ओपन सोर्स तकनीकों के प्रसार ने यह दिखाया है कि एआई की दौड़ में स्थायी बढ़त बनाए रखना आसान नहीं होगा। बड़ी कंपनियां लगातार बेहतर मॉडल ला रही हैं, लेकिन उनका तकनीकी लाभ बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। ऐसे में कई ग्राहक और संस्थाएं महंगे एआई प्लेटफॉर्म की बजाय कम लागत वाले विकल्प चुन रही हैं। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में एआई की असली ताकत कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में केंद्रित होगी, या फिर ये तकनीक अधिक व्यापक और विकेंद्रीकृत रूप में फैलेगी। लेख का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि एआई का प्रभाव केवल इस बात से तय नहीं होगा कि सबसे शक्तिशाली मॉडल किसके पास है, बल्कि इस बात से होगा कि ये तकनीक समाज, उद्योग, सरकार और रोजमर्रा के कामकाज में कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से अपनाई जाती है। यानी असली चुनौती बेहतर एआई बनाने से अधिक एआई का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने की हो सकती है। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख कहता है कि एआई का भविष्य उतना सीधा और निश्चित नहीं है जितना कुछ साल पहले दिखाई देता था। बड़ी एआई कंपनियों के प्रभुत्व और एकाधिकार की धारणा अब चुनौती के घेरे में है। लेख पाठकों को यह समझाने की कोशिश करता है कि एआई क्रांति अभी शुरुआती दौर में है और संभव है कि भविष्य कुछ विशाल कंपनियों के नियंत्रण वाला नहीं, बल्कि अधिक प्रतिस्पर्धी, खुला और विकेंद्रीकृत एआई पारिस्थितिकी तंत्र लेकर आए। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय फ्लैमिंगो क्रांति, अल्बानियाई नागरिक अपने अधिकारों और प्रकृति की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। इसमें अल्बानिया में उभर रहे एक बड़े जन आंदोलन का विश्लेषण किया गया है। लेख के अनुसार राजधानी तिराना सहित देश के कई हिस्सों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शुरुआत एक प्राकृतिक अभयारण्य और वहां रहने वाले हजारों प्रजातियों, विशेषकर फ्लेमिंगो पक्षियों को बचाने की मांग से हुई थी। लेकिन अब यह आंदोलन सरकार की नीतियों, पारदर्शिता और विकास के मॉडल पर व्यापक सवाल खड़े कर रहा है। संपादकीय बताता है कि विवाद की जड़ एड्रियाटिक सागर तट पर स्थित ज्वेनेरिक क्षेत्र और साजान द्वीप में प्रस्तावित विशाल लग्जरी रिजॉर्ट परियोजना है, जिसे अमेरिकी कारोबारी और डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़े जैरेड कुशनर और इवांका ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने प्रकृति संरक्षण वाले क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देकर पर्यावरण और स्थानीय हितों को नजरअंदाज किया है। समुद्र तटों पर बुलडोजर चलने के वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लेख के अनुसार प्रधानमंत्री एडी रामा का तर्क है कि विदेशी निवेश और बड़े प्रोजेक्ट अल्बानिया जैसे अपेक्षाकृत गरीब अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी हैं। लेकिन बड़ी संख्या में नागरिकों का मानना है कि ऐसे सौदे आम लोगों की बजाय केवल अमीर निवेशकों और प्रभावशाली वर्ग को फायदा पहुंचाते हैं। लोगों की शिकायत है कि दशकों बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं जस की तस हैं, जबकि प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक हितों से समझौता किया जा रहा है। द गार्जियन का कहना है कि ये आंदोलन केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, ये राजनीति में जवाबदेही, पारदर्शिता और जनहित की मांग का प्रतीक बन गया है।
खास बात यह है कि विदेशों में रहने वाले कई युवा अल्बानियाई भी अपने देश लौटकर इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि नई पीढ़ी केवल देश छोड़ने की बजाय उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है। संपादकीय ये भी रेखांकित करता है कि यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्माण रोकने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ये परियोजना अल्बानिया की यूरोपीय संघ सदस्यता की महत्वाकांक्षाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। लेख का मूल संदेश ये है कि विकास केवल आर्थिक आंकड़ों और आलीशान परियोजनाओं से नहीं मापा जाना चाहिए। यदि विकास का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रहे और उसकी कीमत प्रकृति तथा आम नागरिकों को चुकानी पड़े, तो ऐसे मॉडल पर पुनर्विचार जरूरी है। द गार्जियन के अनुसार अल्बानिया में चल रही फ्लेमिंगो क्रांति दरअसल एक ऐसे भविष्य की मांग है जिसमें पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता और जनहित को आर्थिक विकास के बराबर महत्व मिले। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, जोखिमों के बावजूद सच की पड़ताल, गाजा के बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के पीछे पूर्व भारतीय न्यायाधीश। इसमें भारत के पूर्व न्यायाधीश एस मुरलीधर की भूमिका और उनके न्यायिक जीवन की चर्चा करते हुए गाजा युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की हालिया जांच रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। लेख बताता है कि मुरलीधर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की उस जांच आयोग के अध्यक्ष हैं जिसने गाजा में बच्चों की मौतों, चोटों, अनाथ होने और मानवीय संकट पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए, घायल हुए और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे। इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही तय करने और हथियारों की आपूर्ति पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है। लेख का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मुरलीधर के भारतीय न्यायिक करियर से जुड़ा है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली दंगों, 1984 के सिख विरोधी दंगों, फर्जी मुठभेड़ों और मानवाधिकार मामलों में उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिनमें सत्ता और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की गई। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उनकी सक्रिय न्यायिक भूमिका और उसके तुरंत बाद हुए तबादले का भी उल्लेख किया गया है। लेख के अनुसार उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कानून और नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े होने का साहस दिखाया। अल जजीरा का ये लेख केवल गाजा रिपोर्ट की चर्चा नहीं करता, बल्कि ये भी बताने की कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जांचों में शामिल लोगों को किस तरह राजनीतिक दबाव, आलोचना और व्यक्तिगत जोखिमों का सामना करना पड़ता है। मुरलीधर खुद स्वीकार करते हैं कि ऐसे कामों में खतरे होते हैं, लेकिन उनके अनुसार न्याय और जवाबदेही के लिए इन जोखिमों को उठाना आवश्यक है। लेख भारत इजरायल संबंधों का भी संदर्भ देता है और बताता है कि पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापारिक सहयोग काफी बढ़ा है। हालांकि मुरलीधर का कहना है कि किसी भी युद्ध में जिम्मेदारी केवल एक देश तक सीमित नहीं होती, बल्कि उन देशों और कंपनियों तक भी जाती है जिनकी तकनीक, हथियार या सेवाएं संघर्ष को जारी रखने में योगदान देती हैं। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख एस मुरलीधर को एक ऐसे न्यायविद के रूप में प्रस्तुत करता है जिन्होंने अपने करियर में मानवाधिकार, न्याय और जवाबदेही के मुद्दों पर लगातार मुखर भूमिका निभाई। लेख का मूल संदेश ये है कि चाहे मामला किसी देश के भीतर के अन्याय का हो या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का, कानून और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुछ लोगों को जोखिम उठाकर भी सच के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।